हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। पिछले लेक्चर्स में अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख रहे थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अपन ने तत्वों का निष्कर्षण देख रहे थे कि एलिमेंट्स को अपन किस तरीके से अलग किया कर सकते हैं, कि उनको प्योर फॉर्म में किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, वो देख रहे थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे उन्हीं के अगला नेक्स्ट मेथड होगा जब अपन ने फिजिकल मेथड अपन ने अप्लाई कर लिया था कि फिजिकल मेथड से अपन किस तरीके से ऑक्साइड्स का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि फिजिकल मेथड में अपन ने किस यानी कि मशीनों के द्वारा किसी भी तत्वों को प्योर फॉर्म में प्राप्त कैसे किया जा सकता है वो देख रहे थे, है ना। आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल्स मेथड द्वारा अपन किस तरीके से एलिमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं या मटेरियल्स को एलिमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, सबसे बेस्ट मेथड अपना केमिकल मेथड ही होता है। जब जब आपके किसी भी मटेरियल एलिमेंट्स को कलेक्ट करने की बात आती है, प्योर फॉर्म में लाने की बात आती है, तो अपने को केमिकल प्रोसेस से ही करवाना होता है। केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही अपन इजीली किसी भी मेटल एलिमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं उसकी प्योर फॉर्म के अंदर। वरना अगर फिजिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं होता है कि उसे कलेक्ट किया जा सकता है। फिजिकल मेथड इतना एप्लीकेबल नहीं होता है ना। अपने को क्या करना है कि प्योर फॉर्म में लाना है उसे, उसकी अमाउंट्स भी देखनी है, उसकी अमाउंट्स भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो सब देखना होता है। तो अपने पास फिजिकल मेथड अपन ने कर लिए थे, कंप्लीट है ना। अब अपने पास नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। जो आपको ये दिख रहे हैं वो आपके केमिकल मेथड है। इन्हीं के द्वारा अपन किसी भी तत्वों का निष्कर्षण कर सकते हैं, किसी भी तत्वों को उसकी प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। फर्स्ट मेथड है अपना केमिकल मेथड के अंदर आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब भंजन। अब देखो ये होता क्या है, किस तरीके से इसे प्रोसीड करवाया जाता है। ओके, तो रोस्टिंग मेथड क्या होता है आपके कि अगर आप किसी भी कोई लेंगे अपन सल्फाइड्स या कोई भी अयस्क ले रहे हैं, अयस्क के अंदर उसे गर्म कर रहे हैं, साथ में उसे तेज वायु की प्रेजेंस में रख रहे हैं, यानी कि एयर की पोजीशन बहुत तेज होनी चाहिए, उसकी एयर की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए इसके अंदर। कुल मिला के रोस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को पृथक कर रहे हो उसकी प्योर फॉर्म में लाने के लिए, तो उसमें एयर प्लस टेम्परेचर होना चाहिए, ताप बराबर होना चाहिए, साथ में उसके अंदर एयर बहुत तेज गति से होनी चाहिए। तो ये मेथड, अगर इस मेथड को अपन एयर की प्रेजेंस में रखते हैं, एयर की मेथड में बहुत तेज प्रोसीड करवाते हैं, तो क्या होता है अपने पास जेडएनओ यानी कि इनके ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई एसिड है, उसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स की मात्राएं बहुत ज़्यादा है, तो उन एलिमेंट्स में क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स तो क्या होंगे, क्रिया कर लेंगे यानी कि ऑक्साइड बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कंप्लीट ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते हैं, आपको भी पता है ना। तो कुछ तो करेंगे, उनमें से जो कुछ कर रहे हैं उनको अलग किया जाता है, फिर जो नहीं कर रहे हैं उनको अलग किया जाता है। और जो आपके यहाँ गैसेस फॉर्म में थी वो आपके बाहर रिलीज होती है। एक ही नहीं लेते अपन, बहुत सारा पूरा अशुद्धियाँ ही लेते हैं, अशुद्धियों का पूरा भंडार लेते हैं, उस भंडार में से एयर पास करते हैं, एयर पास करेंगे उसे टेम्परेचर देते हैं, तो उनमें से क्या होगा, जो जिन्होंने क्रिया की वहीं से तो SO2 रिलीज हो जाएगा, जिन्होंने क्रिया नहीं की वो अक्रिय रूप में रहेंगे। जैसे अपन अगर कोई रिएक्शंस करवाते हैं उसमें मीडियम रखते हैं, है ना, मीडियम की प्रेजेंस में करवाते हैं, यानी कि अपन मान लो अल्कोहल की प्रेजेंस में कोई रिएक्शंस करवा रहे हैं, वो प्रेजेंस केवल वहाँ रिएक्शन नहीं कर रहा, वो बस केवल क्या कर रहा, मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, उसे मीडियम दे रहा है, यानी कि माध्यम दे रहा है कि इस माध्यम में ये रिएक्शंस हो सकती है। ओके, तो ये यहाँ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन से क्या होगा, क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद में क्या बनाएगा, उनके ऑक्साइड्स का निर्माण करेगा, ऑक्साइड का निर्माण करेगा, साथ में जो अपने पास सल्फाइड वाले एसिड होंगे वो क्या होंगे, SO2 के रूप में बाहर, यानी कि वहाँ से SO2 रिलीज हो जाएगी। ओके, ये होता है आपके। देखो, जब भी कोई रिएक्शंस होती है, मान लो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ऑक्जेलिक एसिड लिया, ऑक्जेलिक एसिड में क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते ही क्या होता है, वहाँ CO2 गैस रिलीज होती है। अब CO2 गैस अपने को दिखती नहीं है कि किस तरीके से वो रिलीज हो रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। उसे अगर कान के उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्जेलिक एसिड डाला, ऑक्जेलिक एसिड के अंदर अपन ने क्या डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया। जैसे ही डालेंगे उसे अगर सुनेंगे, है ना,
तो उसमें से CO2 गैस रिलीज होती महसूस होगी। गैसेस तो वैसे भी नहीं दिखती, क्यों? रीज़न क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि गैस आपके पास 3 फेज है कोई भी सॉल्यूशन की, कोई भी सॉल्यूशन क्या कोई भी यौगिक की तीनों फेज है, तीनों फेज प्रेजेंट है, एक सॉलिड हो गई, गैस हो गई, लिक्विड हो गई। तीनों में डिफ्रेंशिएट कीजिए कि किस तरीके से इन्हें डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या इनके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज किस आधार पर इन्हें अलग किया जा सकता है। तो फर्स्ट आता है अपने पास, अपन देखते हैं उनके अट्रैक्शन को कि इनके अंदर अट्रैक्शन पाया जाता है नहीं पाया जाता है। सॉलिड्स जितने भी होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पाया जाता है, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में रहते हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग होती है ना, यानी कि अट्रैक्शन होता है पाया जाता है। इसकी वजह से वो क्या होते हैं, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे पास पास में आ जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक अपने को सॉलिड स्टेट मिलेगी, यानी कि पूरी गाढ़ी गाढ़ी स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी कि ठोस अवस्था मिलेगी। उस ठोस अवस्था को अपन देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं ना। लेकिन जैसे लिक्विड की बात करें कि लिक्विड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो थोड़ा दूर होगा, देखिए अट्रैक्शन तो होगा उनके बीच भी, लेकिन थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा। कम अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा एक दूसरे को महसूस तो कर सकते हैं कि ये आपके पास मान लो कोई लिक्विड है, उसके अंदर ये यहाँ मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ, दोनों को ये एहसास तो है कि उनके बीच में अट्रैक्शन है, बट ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है ना। तो अगर गैस की बात की जाए तो दोनों गैस के मॉलिक्यूल एक कहाँ होता है, एक कहाँ होता है, एक मतलब एक तो दक्षिण दिशा में होगा तो एक दूसरा उत्तर दिशा में होगा। इनके बीच में कोई अट्रैक्शन पाया नहीं जाता, इसकी वजह से वो दिखाई भी नहीं देते, और कोई उनके बीच में अट्रैक्शन की वजह से अगर बड़ा मॉलिक्यूल बनाए वो भी नहीं बना पाते हैं। ओके, तो अपने पास क्या होता है कि जो गैसेस फॉर्म होती है वो पहले रिलीज होती है ना। जब भी कोई रिएक्शंस करवाते हैं तो आपके पास जितनी भी कोई रिएक्शन होगी उनके अंदर अगर गैसेस फॉर्म में आपको दिख रहा है कि यहाँ से गैस रिलीज हो सकती है, तो सबसे पहले वो गैस ही रिलीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ कंडीशन ये होगी कि टेम्परेचर की प्रेजेंस में कर रहे हो या किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो ना। टेम्परेचर मायने रखता है, अगर टेम्परेचर दे रहे हो किसी नॉर्मल रिएक्शंस को ही तो वहाँ से इजीली क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगी, है ना। जैसे कि आपके पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को अपन नॉर्मली गर्म कर रहे हैं, बस गर्म किए जा रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो सकता है, CO2 रिलीज हो सकती है। अगर कोई दूसरा केमिकल दूसरी रिएजेंट नहीं ले रहे हैं, केवल आपको बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, तो वहाँ से इजीली CO2 रिमूव हो सकती है। सबसे पहले क्योंकि वहाँ CO2 ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है कि वहाँ से वो रिलीज किया जा सकता है, CO2 इजीली रिलीज हो सकती है, तो वहाँ से CO2 रिलीज होगी। नेक्स्ट मेथड आपका निस्तापन मेथड। निस्तापन मेथड में क्या होता है कि आपको ये एयर की एब्सेंस में होती है रिएक्शंस, है ना। एयर के एब्सेंस में इस रिएक्शन को करवाया जाता है। मैं बार बार ये देख रही हूँ कि वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले भी नहीं बना, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैं बोले जा रही हूँ आपसे, बहुत बुरा लगता है। तो अपन देख रहे हैं निस्तापन विधि क्या होती है। देखो भर्जन विधि यानी कि रोस्टिंग मेथड तो आपके क्या होता है कि एयर की प्रेजेंस में होती है, जबकि निस्तापन मेथड क्या होता है आपके एयर की एब्सेंट में होगा, लेकिन टेम्परेचर उतना का उतना ही रहेगा। टेम्परेचर को हाई रखेंगे, टेम्परेचर को लो नहीं करना है, टेम्परेचर हाई रहेगा, लेकिन निस्तापन के अंदर एयर एब्सेंट रहेगी। अब ऐसा कैसे अपन बना सकते हैं कि जिसके अंदर एयर एब्सेंट हो, पॉसिबल नहीं होता ना। अगर मान लो इस रूम में से मुझे एयर गायब करनी है, यहाँ कुछ भी एयर नहीं रखना, तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा। ये बड़ी बड़ी लैबों के अंदर ये प्रोसेस करवाया जाता है, बाकायदा होता भी है कि वहाँ से एयर अपन रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जिस पात्र में रिएक्शंस करवा रहे हैं वहाँ से। अब ये रिएक्शन आपके एक प्रैक्टिकली में तो होगी नहीं, क्योंकि तत्वों का निष्कर्षण एक अपन टेस्ट ट्यूब में तो कर नहीं सकते कि कर लिया वो लोग अपने कितना मिला, मान लो 1 ग्राम मिलता है तो 1 ग्राम का करोगे क्या, कुछ नहीं हो सकता 1 ग्राम। अपने को क्या चाहिए, यील्ड ज़्यादा चाहिए, यानी कि उसका उत्पादन, आपको उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो उत्पादन ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो ये क्रिया बड़ी बड़ी लैबों में होती है। और अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो यूजेस भी होंगे उसके। कहाँ यूजेस होंगे, मान लो आपके पास क्या कोई भी एलिमेंट है ना, कोई डाइस है, मान लो डाइस का अपन ने फॉर्मेशन कर लिया, अपन डाइस का फॉर्मेशन कर लिया, तो इंडिगो है, इंडिगो का अपन अगर 1 ग्राम इंडिगो का फॉर्मेशन कर लिया लेब के अंदर, ये इतना 1 ग्राम इंडिगो का क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते है ना। तो उनको क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी लेबों के अंदर वो उत्पादन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती है, ताकि वो बाहर जो प्रोडक्ट बनाए उसके यूजेस तो उनको यूज़ करने के लिए बनाया जाता है, जितना अपने को अमाउंट चाहिए था उतना अपन बना सके, है ना। तो इस तरीके से इनको इतने तो लिए नहीं जाते, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं तो बड़े बड़े लैबों के अंदर ही पॉसिबल है, वहाँ पूरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहीं से ये प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो अपन क्या कर रहे हैं, निस्तापन कर रहे हैं। निस्तापन के अंदर ZnCO3 है, ZnCO3 को अपन यहाँ एयर एब्सेंट रखेंगे। अगर यहाँ एयर प्रेजेंट कर देंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। एयर की क्या होता है,
O2 माइनस, यानी कि यहाँ एयर आपको एब्सेंट रखनी है, उसकी फिर गर्म करना है। गर्म करने पर क्या हो जाएगा, ZnO, यानी कि उनके ऑक्साइड का निर्माण होगा। अगर यहाँ ZnOCO3 है, मान लो ये पूरा एस्क है आपके पास, जैसे कोई भी एस्क हो सकता है, मोनोसाइट हो सकता है ना, तो ये एस्क की मात्रा अपन ले रहे हैं जिसके अंदर ये कार्बन CO3 है, ZnCO3 है, कोई भी दूसरा मेटल भी, इसका एलिमेंट भी उसके साथ रहेगा ना, तो उनको क्या किया जाता है, उनके ऑक्साइड निर्माण हो जाते हैं। अब बहुत सारे आपके एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट, सभी तो ऑक्साइड का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ही है जो ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, बाकी क्रिया ही नहीं करेंगे, है ना, यानी कि उनकी रिएक्शंस ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि अगर गर्म कर रहे हो तो कोई भी एलिमेंट पिघलना नहीं चाहिए, यानी कि वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, मेल्ट नहीं होना चाहिए। क्या होगा, इसमें से इनके ऑक्साइड का निर्माण होगा, ऑक्साइड का निर्माण होगा तो CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब जिनसे रिएक्शंस हुई है, यानी कि जिनसे ये रिएक्शंस हुई है, जिनके ऑक्साइड बने हैं वो अलग होंगे, जिनके ऑक्साइड नहीं बने वो अलग रहेंगे। तो जिनके ऑक्साइड बने हैं उनके अपन क्या करवाते हैं, उनसे ऑक्सीजन रिमूव करवाते हैं। ऑक्सीजन रिमूव करवाने के बाद में क्या होता है, यहाँ से अपने को जो आयंस मिलते हैं, है ना, जो अपने प्योर फॉर्म में चाहिए, उनका क्या करवाते हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, या आयन एक्सचेंज मेथड हो सकता है, या क्रिस्टलो विवर्तन हो सकता है ना। इन मेथड से क्या होता है, इनको इनकी सेपरेशन करवाया जाता है कि इन्हें अलग अलग फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। कि अपने को मान लो जिंक ही चाहिए, केवल जिंक चाहिए, तो जिंक को अलग, जिंक के साथ तो कुछ और भी अशुद्धि होगी, उन अशुद्धियों को अलग किया जाता है आपके आयन एक्सचेंज मेथड से। ओके, और साथ में जो पहले रिएक्शंस करवाएंगे, रिएक्शन करवा के जितने भी ऑक्साइड है वो बन जाएंगे, उन ऑक्साइड को अपन कलेक्ट करवा सकते हैं। ओके, अब आपके आता है थर्ड मेथड होता है रिडक्शन। रिडक्शन के बारे में आपने सबने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सबका पढ़ा हुआ है कि क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होना। डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होना, डिक्रीज होना। ये होता है उनके अपचयन। अपचयन में क्या होता है, और ऑक्सीजन रिमूव होती है, साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है, इसे अपचयन कहा जाता है। तो अपचयन के अंदर अपने पास 3 मेथड है, अपन 3 मेथड के द्वारा करवा सकते हैं किसी भी धातु का या किसी भी एलिमेंट का, है ना, सेपरेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट है आपके उष्मीय अपघटन। उष्मीय मतलब कि आपको यहाँ टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होगी, टेम्परेचर के बिना ये रिएक्शंस नहीं होगी आपको। उनको अगर किसी का अपघटन मतलब होता है कि अगर कोई यौगिक है उसे अपन ब्रेक कर सके, तो ब्रेक करने के लिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देखो कोई भी बॉन्ड बन रहा है ना, कोई बॉन्ड बन रहा है तब तो क्या हो रहा है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी बाहर निकलती है। बनते टाइम जब कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे H2 का हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, मुझे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर होगी, तो यहाँ से कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, ये अगर बाहर निकली तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। अगर एनर्जी बाहर निकल गई तो एक्सोथर्मिक, अगर एनर्जी चाहिए किसी रिएक्शंस को तो क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ से क्या होगा, अपने को बॉन्ड ब्रेक करवाना है, उसमें अपघटन, यानी कि उनका अपघटन करवाना है। बॉन्ड अपघटन मतलब क्या होता है, जो भी बॉन्ड प्रेजेंट है उन्हें ब्रेक करवा दो, है ना। तो अपन अगर यहाँ क्या है, ये NaCO4 यानी कि कॉम्प्लेक्स है, निकिल का कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को 180 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करवाते हैं, तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या हो जाएगा, निकिल प्लस 4 CO के अंदर आपको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से जो गैस फॉर्म थी वो बाहर निकल जाएगी और जो निकिल था वो अपने को यहाँ से मिल जाता है। ओके, तो उसमें अपघटन के अंदर अपने को जो भी आपको करवाना है, यानी कि जिस भी कॉम्प्लेक्स का अपघटन करवाना है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर ऐसे ही नहीं लेते कि ले लो उठा लो, ये 20 डिग्री टेम्परेचर ले लिया या 120 ले लिया, 80 ले लिया, 100 ले लिया, ये नहीं लेते, फिक्स रहता है कि इसके लिए अपने को इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट मेथड रहते हैं कि अगर इन्हीं के अंदर तापीय अपघटन के अंदर 2 है उसके अगर कॉपर का सल्फाइड है, मान लो कॉपर का ही ऑक्साइड है, तो दोनों की रिएक्शंस करवाने पर अपने को क्या मिलता है, CO2, सॉरी कॉपर तो प्योर फॉर्म में मिल जाता है, और जो सल्फ जो आपके इसमें गैसेस फॉर्म थी SO2 वो बाहर रिलीज हो जाती है। ओके, अब कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट की कार्बन की ऑक्साइड की, है ना, जो ऑक्साइड बनाते हैं उनकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बन की प्रेजेंस के अंदर, ZnO
है ना। तो ये ऑक्साइड हो गए, इनकी रिएक्शंस करवाते हैं कार्बन की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा, वो Zn प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाती है। ओके, इसी तरीके से एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन किया जाता है। अगर कोई एलिमेंट एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर रहा है तो उसे एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाते हैं। एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाने के बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो प्राप्त हो जाता है, अलग मिल जाता है, और साथ में क्या होता है, जो प्योर फॉर्म अपने को मिलती है वो प्राप्त हो जाती है ना। तो इस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस को अलग अलग माध्यम में करवाया जाता है। हर एक रिएक्शंस, मान लो आप हर किसी रिएक्शन को रोस्टिंग मेथड से करवा रहे हो, उसे रोस्टिंग मेथड से प्योर फॉर्म में ला रहे हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। ओके, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि एक मेथड से सभी रिएक्शंस हो जाए। कहाँ होगी, नहीं होगी। अलग अलग मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे हाइड्राइड्स के लिए अलग मेथड अप्लाई, जिसके हैलाइड्स बनाते हैं उनके लिए अलग मेथड अप्लाई करो, और जिनके ऑक्साइड्स बना रहे हैं उनके लिए अलग करो, उनके सल्फाइड बना रहे हैं उनके लिए अलग करो। तो हर एक रिएक्शंस अलग अलग माध्यम में होती है, अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि उनका इन्वायरमेंटली इफेक्ट देखा जाए, अगर टेम्परेचर प्रेशर का देखा जाए तो वो भी अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है हर एक रिएक्शंस के लिए, है ना। तो ये आपका तत्वों का निष्कर्षण कंप्लीट हो गया, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका आपका, जितना था मैंने करवा दिया, इससे ज़्यादा आपकी है नहीं, है ना। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपना दूसरा वीडियो, जो भी टॉपिक होगा आपका वो देखेंगे। ओके।